हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं म्यूचुअल फंड कंपैरिजन की सीरीज़ चला रहा हूं इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का कंपैरिजन करने वाला हूं एक्सिस ब्लू चिप फंड से। वैसे तो ये दोनों ही फंड अलग कैटेगरी के फंड हैं, लेकिन ये अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी रिलायबल फंड से ये दोनों अभी तक माने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको ये दोनों फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं तो क्या वो सही रहेगा आपके लिए, या आप एक फंड लेना चाहते हैं तो कौन सा फंड आप चुनें। और आइए देख लेते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मिराई एसेट इमर्जिंग के बारे में आपको बताऊं तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और ये टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। वहीं जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है, तो ये टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये जनवरी 2013 में दोनों ही फंड शुरू हुए थे। और अगर अब हम यहाँ पे इनके एसेट साइज की बात करें तो मिराई एसेट इमर्जिंग अभी 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट साइज हैंडल कर रहा है। वहीं एक्सिस ब्लू चिप भी 23,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट साइज हैंडल कर रहा है। तो एसेट साइज के मामले में ये दोनों ही फंड्स काफ़ी ज़्यादा इनका एसेट साइज हो चुका है, तो ये एक खतरे की घंटी लगती है लोगों को। तो आगे देखेंगे कि कितना खतरा है इस एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने मार्केट कैप के हिसाब से कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर हम पहले मिराई एसेट इमर्जिंग पे बात करें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 56%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 38% और स्मॉल कैप कंपनीज में 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने लार्ज कैप कंपनीज में 94% पैसा लगाया हुआ है और मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 1% पैसा। वहीं जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें ये कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों की मार्केट कैप को कंपेयर करते हैं तो जो मिराई एसेट इमर्जिंग है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कुछ पैसा लगाता है, वहीं जो एक्सिस ब्लू चिप है वो मेजर पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है। यानी कि जो एक्सिस ब्लू चिप है उसमें इन्वेस्ट करने में रिस्क थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू मिराई एसेट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके एक्सपेंस रेशियोज। मिराई एसेट की जो एक्सपेंस रेशियो चल रही है वो 0.75% चल रही है और इसकी जो कैटेगरी एवरेज है वो 1.12% चलती है। वहीं जो एक्सिस ब्लू चिप है उसकी एक्सपेंस रेशियो अभी 0.5% चल रही है और इसकी जो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो 1.13% चलती है। तो यानी कि अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों ही सस्ते हैं अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में और एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा ज़्यादा सस्ता यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी रिस्क रेशियोज इनके बारे में क्या बता रही है। अगर हम पहले मिराई एसेट के देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 20.65 है, वहीं शार्प रेशियो इसका 0.65 चल रहा है और टर्नर रेशियो इसका 0.13 अभी चल रहा है। वहीं अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 18.01 है, शार्प रेशियो इसका 0.69 है और टर्नर रेशियो इसका अभी 0.15 चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इन रिस्क रेशो से इन फंड के बारे में समझने की कोशिश करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताती है कि फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न के मामले में। तो एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा कम वॉलेटाइल है मिराई एसेट के कंपैरिजन में। वहीं शार्प रेशो और टर्नर रेशो हमें बताती है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कौन सा फंड बेटर देता है। तो एक्सिस ब्लू चिप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ी बेटर देता है मिराई एसेट के से अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने सेक्टर वाइज कहाँ एलोकेशन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम मिराई एसेट इमर्जिंग पे यहाँ बात करते हैं तो मिराई एसेट ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 33% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10% और हेल्थ केयर सेक्टर में 9% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। वहीं एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और ये जो टॉप 5 सेक्टर्स है इसमें इसने लगभग 70% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम एक्सिस ब्लू चिप पे यहाँ देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में उसने भी 41% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16%, वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में 6%, सर्विस और एफएमसीजी सेक्टर में इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और इसने जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं उसमें लगभग 74% अपना पैसा डाला हुआ है। तो दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो सेक्टर इनके काफ़ी ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही फंड्स के जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर हैं। तो अगर आप ये दोनों ही फंड लेंगे तो आपकी जो सेक्टर एलोकेशन है वो इन 3 सेक्टर में ज़्यादा हो जाएगी। अब आइए एक बार ये देख लेते हैं कंपनीज कैसी हैं इन दोनों ही के पोर्टफोलियो में। अगर अब हम टॉप 10 कंपनीज पहले देखें मिराई इमर्जिंग की
तो इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा HDFC बैंक में लगाया हुआ है 7% के आसपास। वहीं ICICI बैंक में इसने 6.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह इन्फोसिस और एक्सिस बैंक में भी इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, TCS, वोल्टास, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी भी इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में शामिल है। अगर हम वहीं एक्सिस ब्लू चिप की टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक में लगाया हुआ है 10%। वहीं बजाज फाइनेंस में इसने लगाया हुआ है 9%। इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक में इसने 6-7% के आसपास लगाया हुआ है। उसी तरह एवेन्यू सुपरमार्ट, TCS, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्री और HUL जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 में शामिल है। और इसने टॉप 10 कंपनीज में 66% पैसे लगाए हुए हैं। वहीं इमर्जिंग ब्लू चिप ने 40% पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम इन टॉप 10 कंपनीज में भी कंपेयर करते हैं तो ऐसी काफ़ी कंपनीज हमें यहाँ पे दिख रही हैं जो कॉमन है, जैसे कि HDFC बैंक, इन्फोसिस, उसके अलावा आपका TCS भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो 4-5 कंपनीज यहाँ पे हमें कॉमन दिख रही है जो इन दोनों ही के पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये दोनों ही फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो जो इन पर्टिकुलर कंपनीज का जो आपका एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों पोर्टफोलियो को लेने से ओवरलैपिंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ये दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी टोटल कितनी कंपनीज ओवरलैप यहाँ पे हो रही है। तो अगर हम पहले मिराई एसेट इमर्जिंग पे बात करते हैं तो इस फंड में टोटल 61 कंपनीज हैं। वहीं एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में 34 कंपनियां अभी है। और कॉमन अगर हम कंपनीज यहाँ पे निकालते हैं तो ऐसी 16 कंपनीज हैं जो इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। अब इसको अगर हम दूसरी तरीके से समझें तो मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की जो 38% पैसा लगाया हुआ है वो एक्सिस ब्लू चिप के पास भी वो सेम कंपनीज हैं। वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने 60% जिन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है वो मिराई एसेट इमर्जिंग के भी पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। तो दोस्तों इन दोनों फंड को आपको लेने का यहाँ पे मुझे लग रहा है फायदा नहीं होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों की। अगर हम देख रहे हैं कॉमन कंपनीज परसेंटेज वाइज टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं आपको अब क्विकली दिखाऊं कि कौन सी है वो कॉमन कंपनीज जो इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में शामिल है, तो ये वो कुछ कंपनीज हैं जो इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में शामिल है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, TCS, मारुति सुजुकी, रिलायंस। ये बड़ी बड़ी कंपनीज इन दोनों के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि ब्लू चिप फंड है जो मिराई एसेट वाला, इसमें लार्ज और मिड कैप दोनों में ये इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप जो इसकी कंपनीज हैं वो एक्सिस ब्लू चिप ने भी ले रखी है, लेकिन जो मिड कैप कंपनीज हैं वो एक्सिस ब्लू चिप के पास नहीं है। तो इनकी मोस्टली जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो कॉमन है। तो अगर आपको लार्ज एंड मिड कैप दोनों ही में एलोकेशन चाहिए तो आप मिराई एसेट इमर्जिंग को ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ लार्ज कैप में एलोकेशन चाहिए तो आप एक्सिस ब्लू चिप पे ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों को ऐड करने से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने रिटर्न कैसी दी है। अब अगर हम रिटर्न पे बात करें, 10,000 रुपये अगर आपने वन टाइम लगाए होते तो एक साल में आपका ये लगाया हुआ पैसा मिराई इमर्जिंग में 17,000 हो गया है। वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड में 14,000 रुपये होता। वहीं 2 सालों में लगभग सेम ही रिटर्न दिख रही है। एक्सिस ब्लू चिप में लगाया हुआ पैसा आपका 14,000 रुपये बन गया होता, वहीं मिराई इमर्जिंग में वो पैसा आपका 15,000 रुपये बन गया होता। और अगर हम 3 सालों में देखते हैं तो भी लगभग सेम ही रिटर्न यहाँ पे हमें दिख रही है। दोनों ने ही 16,500 के आसपास की रिटर्न दी हुई है। वहीं अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप में लगाया हुआ पैसा आपका 23,000 रुपये हो गया होता, और मिराई एसेट में 28,000 वो पैसा आपका हो गया होता। और अगर आपने इस दोनों ही फंड्स के इंसेप्शन में 10,000 रुपये लगा दिए होते तो मिराई एसेट में आपका पैसा लगाया हुआ 60,000 रुपये हो गया है। एक्सिस ब्लू चिप में वो पैसा आपका 35,000 रुपये के आसपास ही दिख रहा है। तो यानी दोस्तों अगर हम 5 साल तक की रिटर्न देखते हैं तो इन दोनों फंड्स ने लगभग सेम ही रिटर्न दी है। वहीं अगर हम 8 सालों की रिटर्न देखते हैं तो मिराई एसेट इमर्जिंग ने काफ़ी अच्छे तरह से, काफ़ी गैप से एक्सिस ब्लू चिप की रिटर्न्स को बीट किया है। यहाँ दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने SIP इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा जनरेट करके दिया है। अब अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपये की SIP शुरू कराई होती 1 साल पहले तो आपकी 12,000 रुपये की लागत पर एक्सिस ब्लू चिप फंड ने आपको 15,000 रुपये बना दिए हैं। वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग ने वही पैसा आपका 17,000 रुपये के आसपास कर दिया होता। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत पे
एक्सिस ब्लू चिप ने 31,000 रुपये बना दिए हैं, वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग ने 34,000 रुपये के आसपास पैसा बना दिया है। और अगर हम 3 साल में देखते हैं तो आपके 36,000 रुपये जो आपने लगाए होते हैं वो एक्सिस ब्लू चिप ने 49,000 के आसपास बना दिए हैं, वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग ने 54,000 के आसपास वो पैसा बना दिया है। उसी तरह अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में भी मिराई एसेट इमर्जिंग ने एक्सिस ब्लू चिप से अच्छी रिटर्न दी है। मिराई एसेट ने 1,04,000 रुपये बना दिए हैं, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने 96,000 रुपये ही बनाए हैं 60,000 रुपये को। तो दोस्तों ये दोनों ही फंड अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिस्क ज़्यादा लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में देख सकते हैं इन्वेस्ट करने का। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में रहना चाहते हैं, तो आप एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पे कि इन दोनों फंड्स को पोर्टफोलियो में ऐड करने से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी जो इनकी कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, वो कॉमन हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हुए। मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।